बच्चे, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने मैन्योरिंग स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मैन्योर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करें विद फर्टिलाइजर। बच्चे, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। कौन बताएगा? फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बच्चे? वो बेसिकली केमिकली बेस्ड मैन्योर होते हैं, मतलब इनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बट ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। अगर मेरे पौधे को सिर्फ नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन देंगे, सिर्फ फास्फोरस चाहिए तो फास्फोरस देंगे, सिर्फ पोटेशियम चाहिए तो पोटेशियम देता है। तो फर्टिलाइजर प्रोवाइड प्लांट न्यूट्रिएंट, और ये कमर्शियली बनते हैं, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में बनते हैं केमिकल से। नेचुरल इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सप्लाई करते हैं एनपीकेस, और ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मच हायर न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है इन कंपैरिजन टू मैन्योर, एंड आर देयरफॉर यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। तो ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। बट डिसएडवांटेज क्या? ऑब्वियसली हाई केमिकल है, केमिकल ज्यादा है तो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, एक्सपेंसिव होते हैं, सॉइल को पॉल्यूट करते हैं क्योंकि केमिकल्स हैं, और दे आर टॉक्सिक इन नेचर। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे नेम हो गया नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, मतलब इसमें सिर्फ नाइट्रोजन वेस्ट है, नाइट्रोजन बेस्ड है। फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर मतलब जिसमें सिर्फ फॉस्फोरस है। पोटेशिक मतलब पोटेशियम वाला, और कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3। तो अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में यूरिया आ गया, पेटिक फर्टिलाइजर में आ गया आपका डाइकैल्शियम, पोटेशिक जो पोटेशियम दे रहा है तो पोटेशियम क्लोराइड, और कॉम्प्लेक्स में देखो 2 और मोर का होगा, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फेट। नाइट्रोफॉस्फेट मतलब नाइट्रोजन भी और फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरस भी है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स होते हैं। अब कुछ आते हैं बच्चे बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर का मतलब, अब जब भी बायो पढ़ेंगे तो बायो में उसको क्या करेंगे, हम किसी भी टर्म को ब्रेक करेंगे ताकि नाम का मतलब बताए। तो बायो मीन्स लिविंग, फर्टिलाइजर मतलब केमिकल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फर्टिलाइजर का काम कर रहे हैं। तो बायो फर्टिलाइजर क्या हुए बच्चे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फर्टिलाइजर का काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं? दे एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, इसलिए उनको बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। कहाँ कहाँ पे होते हैं, कौन सी क्रॉप में मिलते हैं? यूजुअली लेग्यूमिनस क्रॉप में मिलते हैं, ऑयल वाली क्रॉप्स में मिलते हैं, या राइस में मिलते हैं, ठीक है। और ये रेन्यूएबल होते हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो दोबारा जन्म लेंगे। नॉन पॉल्यूटेंट होते हैं, तो ऑर्गेनिक हो गए तो केमिकल्स नहीं है, ठीक है। और ये तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? दे आर रेन्यूएबल एंड नॉन पॉल्यूटेंट सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन। 2 बायो फर्टिलाइजर एग्जाम्पल यहाँ पे, एक तो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? रूट नोड्यूल्स में बैठा होता है। कहाँ पे बैठा होता है? ये मेरा पौधा है, इसकी रूट में बैठा है ये बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं राइजोबियम। ये राइजोबियम एनवायरमेंट से किसको कलेक्ट करता है? एनवायरमेंट से किसको एब्जॉर्ब करता है? नाइट्रोजन को, बहुत सारी नाइट्रोजन। या फिर आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ब्लू ग्रीन एल्गे। क्या पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में? ब्लू ग्रीन एल्गे। ये भी एक टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। इनका फंक्शन भी होता है नाइट्रोजन फिक्स करना, मतलब एनवायरनमेंट में जो फ्री नाइट्रोजन है उसको यूटिलाइज करना, ठीक है बच्चे। इसका एग्जाम्पल है नोस्टॉक। ओके बच्चे, चलो आगे चलते हैं। फर्टिलाइजर्स के बाद हम बात करें, मैंने अपने पौधों में फर्टिलाइजर या मैन्योर डाल दिया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इरिगेशन, कि मैं पौधों को पानी दूं, अपनी क्रॉप को पानी दूं। तो इरिगेशन क्या होता है? वाटरिंग द क्रॉप्स। इरिगेशन क्या होता है? वाटरिंग द क्रॉप्स। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स बाय मीन्स ऑफ, अब कैसे पानी पहुंचा? कैनाल्स, ये क्या है? प्रिमिटिव ओल्ड मेथड्स हो गए, है ना। कैनाल्स, वेल, रिजर्वोयर, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा, उसको इरिगेशन कहते हैं। अब एडवांटेज क्या है? हम किसी पौधे को पानी देंगे तो उससे क्या होगा? पानी सबसे पहले उसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट। तो जब हम किसी क्रॉप को पानी देते हैं, इरिगेट करते हैं, वाटर करते हैं, तो वो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी होती है। और जब सॉइल में पानी जाता है तो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर के साथ मिक्स होकर ही प्लांट के अंदर जाते हैं, प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। तो पहले इरिगेशन मेथड्स क्या होते थे? जैसे कैनाल सिस्टम, ऐसे कैनाल से पानी आता था।
फिर बड़े बड़े टैंक्स आए, उस टैंक में पानी स्टोर रहता था और वो हमें मिलता था। फिर आते हैं वेल्स। दो तरीके की वेल्स होती है, या तो ट्यूबवेल, ऐसे आपने देखा होगा कभी आप किसी विलेज में गए होंगे तो एक बहुत ही मोटी सी पाइप से मोटा पानी आ रहा होता है बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, है ना, तो ट्यूबवेल्स हो गए। डग वेल्स, जिसको हिंदी में कुआं बोलते हैं, देखा है किसी ने कुआं, तो डग वेल से ऐसे बाल्टी से पानी निकालते हैं पुली से, है ना। फिर क्वेश्चन क्या आता है बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके स्कूल में पक्का क्वेश्चन आता है कि कौन सा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है। तो दो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर आपने स्कूल में देखे होंगे, सुबह सुबह अगर आप जाते हो तो जहाँ पे ग्रास होती है तो वहां पे स्प्रिंकलर होता है जो ऐसे वाटर स्प्रिंकल करता रहता है ना, तो वो स्प्रिंकलर हो गया। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ऐसे एक पाइप होती है, इस पाइप में ऐसे छोटे छोटे होल होते हैं, और ये होल की वजह से क्या होता है, हमने टैप चला दी और ये पानी जो होल से जो ड्रॉप्स आएंगी वो सीधे रूट्स में जाती हैं, तो वेस्टेज ऑफ वाटर भी नहीं होता और सीधे पानी क्या होता है हमारी रूट्स तक पहुंच जाता है, तो इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। फिर आता है एक मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, उसको बोलते हैं फर्टिगेशन। आपको नाम से थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, फर्टिगेशन जब ब्रेक करेंगे, फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन। तो हमने क्या किया, एक नया मेथड क्या निकाला, टाइम बचाने के। जो आलसी लोग होते हैं वो हमेशा एक नई टेक्निक निकालते हैं। क्या टेक्निक आई, हमने एक बड़ा सा ड्रम लिया, उसके अंदर अपना सारा फर्टिलाइजर डाला, वाटर डाला, उसको मिक्स कर दिया। अब पानी के अंदर वाटर भी है, सॉरी ड्रम में पानी भी और फर्टिलाइजर भी। अब इसको हमने ट्यूब्स यानी कि ड्रिप इरिगेशन से डिफरेंट डिफरेंट पौधों तक पहुंचा दिया। अब फर्टिगेशन में क्या हुआ, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर साथ में चले गए तो टाइम बच गया, वेस्टेज कम हुई। तो फर्टिगेशन इज एन इनोवेशन ऑफ सप्लाइंग फर्टिलाइजर थ्रू ड्रिप इरिगेशन टू मैक्सिमाइज फार्म प्रोडक्टिविटी विद अवेलेबल वाटर, की पानी की भी वेस्टेज नहीं हो रही, फर्टिलाइजर की भी नहीं हो रही और टाइम भी बच रहा है, तो इसको बोलते हैं फर्टिगेशन। ये ओलंपियाड्स वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है बच्चे। लास्ट आज का टॉपिक है दैट इज वाटर ऑगमेंटेशन। वाटर ऑगमेंटेशन ये आप एसएसटी में पढ़ते हो कि कैसे हम पानी को बचा सके, कैसे रिचार्ज कर सके, जो पानी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, उसको कैसे हम रिस्टोर कर सके। तो आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सुना होगा, तो वाटर ऑगमेंटेशन का, ऑगमेंटेशन मतलब टू रिचार्ज, है ना, तो वाटर ऑगमेंटेशन का कलेक्टिवली मतलब होता है कि कैसे हम अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सके। तो आप एसएसटी में ऑलरेडी पढ़ते ही हो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हम, जो रेनफॉल हुई उस पानी को हम कलेक्ट कर सकते हैं, और उसी को यहाँ तो पहले के जमाने में कैसे स्टोर करते थे, बहुत सारे नेम्स होते हैं, खादिन्स, धेकली, और क्या होता है जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, हम पानी को जो रेन वाटर होता है उसको वेस्ट नहीं होने देते और उसको कलेक्ट कर लेते हैं, चाहे हम टेरिस पे बड़ी बड़ी पाइप्स लगाएं जो नीचे एक टैंक तक लेके जाए उस पानी को, या फिर वहीं पे कलेक्ट करें, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। दूसरा होता है वाटरशेड मैनेजमेंट। स्मॉल डैम्स के बाहर ना छोटे छोटे चेक डैम्स लगा देते हैं वाटरशेड एरिया में टू इंक्रीज पर्कुलेशन, ताकि पानी वहां पे ज्यादा देर खड़ा रहे और सॉइल के अंदर पर्कुलेट एब्जॉर्ब होता रहे, है ना। और उससे क्या होगा, हमारा ग्राउंड वाटर जो है, जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाता है और सॉइल इरोजन के चांसेस भी कम हो जाता है, क्योंकि सॉइल अगर हमारी ड्राई होगी, ऐसी होगी, तो वो इजीली फ्लो कर सकती है पानी के साथ, तो जब वो पर्कुलेट होकर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो सॉइल भी थोड़ी पक्की हो जाती है, तो उससे सॉइल इरोजन भी इंप्रूव होता है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए आई गेस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन। ठीक है बच्चे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।